गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आर्थिक विकास की समझ में यह बतलाएंगे कि प्रति व्यक्ति आय या आय के अतिरिक्त और कौन सी तत्व, कौन सी बातें इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापने के। तो अभी तक हमने पूर्व के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें अभी पीछे आपने देखा कि आपको कल बतलाया गया था कि विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो तरीका अपनाया अपने UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, उसमें आय को अर्थात प्रति व्यक्ति आय को महत्वपूर्ण घटक माना। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकास को मापने की भी अपनी सीमाएं हैं। इस कारण से अब हम आज चर्चा करेंगे कुछ उदाहरणों से कुछ आंकड़ों के साथ कि आर्थिक विकास को जानने के लिए केवल आय ही पर्याप्त नहीं है। आइए आज हम देखते हैं, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे कि आय और अन्य मापदंड में एक तालिका दी गई है जिसमें भारत के 3 राज्यों क्रमशः हरियाणा, केरल, बिहार के तीनों राज्यों की 15-16 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपए में दर्शाई गई है। इसमें हरियाणा की आय है 1,62,034, केरल की प्रति व्यक्ति आय है 1,40,190 और बिहार की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 31,454 रुपये। अर्थात हरियाणा के संपूर्ण आय को और हरियाणा की जनसंख्या से विभाजित करके देखा जाए तो औसत आमदनी एक व्यक्ति की 1,62,034 रुपये आती है। वहीं केरल की 1,40,190 और बिहार की 31,454। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में देखिए लिखा है, इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए कि ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं। इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं कि तालिका 1.3 में केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है, जिसको हमने स्पष्ट किया है अभी। और यह प्रति व्यक्ति आय कैसे हम प्राप्त करते हैं, हम ये वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 15-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द निबल राज्य घरेलू उत्पाद या जिसको कहते हैं सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद, अभी यह जटिल अवधारणा को हम यहाँ नहीं समझेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं। हम देखते हैं कि तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में केवल 31,454 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं तो तीनों राज्यों में सबसे अधिक विकसित कौन सा राज्य माना जाएगा। सबसे अधिक विकसित राज्य आप प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर देखते हैं तो सबसे अधिक विकसित राज्य हरियाणा आपको दिखाई देता है और सबसे कम विकसित बिहार दिखाई देता है। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। ये सारे आंकड़े आपको दर्शाए जा रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय की अपनी क्या सीमाएं हैं, जो यह स्पष्ट करती है कि विकास को मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त नहीं है। तो पहले आपने प्रति व्यक्ति आय के उदाहरण को देखा तीनों राज्यों को। अब आइए तालिका 1.4 को हम लोग देखें। तालिका 1.4 में दिखा है हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े।
अब कुछ और बातों के आंकड़े दिए गए हैं। पहला है हरियाणा, जिसमें पहला है आंकड़ा शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति, 2016 का ये आंकड़ा है। हरियाणा का 33, केरल का 10 और बिहार का 38। अब आइए 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये जनगणना प्रति 10 वर्षों के बाद होती है, जिसमें साक्षरता दर का अनुमान आकलन किया जाता है। जैसे वर्तमान में 2021 में भारत की जनगणना संपन्न की जाएगी। 2011 के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा की साक्षरता दर 82, केरल की 94 94% और बिहार की 62% है। अब है निबल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष। ये 2013-14 के आंकड़े हैं, 2013-14 के। हरियाणा राज्य में 61% विद्यार्थी जो है निबल उपस्थिति अनुपात, इसको कहते हैं कि इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, 14 से 15 वर्ष के बीच आयु के बच्चे 61% विद्यालयों में जाते हैं। केरल में यह 83% है, 83% है और बिहार में 43% है। अब आइए इस तालिका शिशु मृत्यु दर, जिसको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का आंकड़ा, और लिटरेसी रेट परसेंटेज इसका आंकड़ा, और टोटल इनरोलमेंट इन स्कूल एजुकेशन, तीनों आंकड़े तीनों राज्यों के इस तालिका में दिखाया गया है। अब आप इनका अध्ययन करें और देखते क्या है कि शिशु मृत्यु दर 33 है। इसका मतलब हुआ 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें 33 बच्चे मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, जीवित नहीं रहते हैं। केरल में यह 10 है और बिहार में 38 है। अब इन तीनों आंकड़ों को देखने के बाद तीनों राज्यों के प्रति व्यक्ति आय को आपने देखा, फिर इसके बाद आपने इन तीनों राज्यों की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को, लिटरेसी परसेंटेज को और टोटल इनरोलमेंट रेशियो जो है, माने 100 में कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में प्रवेश लेते करके पढ़ते हैं। इन तीनों आंकड़ों को देखने के बाद अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये तालिका दर्शाती है कि तालिका का पहला स्तंभ दर्शाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। 12, जबकि यहाँ थोड़ी सी मुझे लगता है मिस्टेक हुई है, 10, यानी 1000 में 10 बच्चे जो है वह 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने के पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 33 है तथा यह 33 अर्थात केरल में 2 गुना, केरल की तुलना में हरियाणा में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, बच्चों के मरने की दर लगभग 3 गुना आप कह सकते हैं ज़्यादा है। दूसरी ओर अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि तालिका 1.3 में इसके पूर्व वाली तालिका में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि जब सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने जन्म के दिन से पहले ही मर जाते हैं, जन्मदिन से 1 वर्ष पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2016 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर, ऊंची ऊंची इमारतें ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। सामान्यतया शिशु मृत्यु दर पर समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखिए आंकड़ों को, इनरोलमेंट
14 से 15 वर्ष पूरा करने के बाद 43% बच्चे ही 8वीं के बाद, 14 से 15 वर्ष के बाद की पढ़ाई केवल 43% बिहार में कर रहे हैं। यानी स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का स्तर अगर देखें तो बिहार का बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे वहाँ नहीं रहते हैं, बल्कि और कोई कार्य करते हैं, बाल श्रम का शिकार भी होते हैं। अगर आपके साथ होता और आपको पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता तो आपको कितना ख़राब लगता, कितना बुरा लगता, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है हमारे जीवन के निर्माण के लिए। तो ये सारी बातें जिसको प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा से संबंधित, साक्षरता दर और स्वास्थ्य, इन तीनों को देखने के बाद आप ये पाएंगे कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ कुछ ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं भी आवश्यक हैं जो हमें पूर्ण रूप से, समग्र रूप से विकास की स्थिति में स्थापित करते हैं। केवल इनकम, जैसे अभी वर्तमान में आप देखें तो इस समय कोरोना के इस प्रहार से, कोरोना की इस महामारी से पैसे ज़्यादा होने के बाद भी बड़े बड़े शहरों से लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य की समस्या, बीमारी की समस्या बड़ी विकट हो गई है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि आपके पास केवल पैसा हो, आय हो, तभी आप विकसित हो गए। नहीं, इसके साथ साथ अन्य मापदंड जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं होती हैं, और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं, इनको प्रमुख रूप से इनको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, तभी पूर्ण विकास की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो सुविधाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रदान की जाती हैं, यही सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में जानी जाती हैं। आइए हम लोग अब इनका अध्ययन करते हैं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। अगर आप देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि लोग बड़े शहरों को छोड़ करके दूर दराज इलाकों में मकान बनवा रहे हैं कि भाई प्रदूषण बहुत हो गया है, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, इसलिए हमें पैसे ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमें स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है, जिसकी बात मैंने किया। उदाहरण के लिए, सामान्यतया आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकती, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध नहीं है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं के सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। अर्थात जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में, जिन समुदाय में स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है, खुशहाल होता है, लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है। तो ये विकास का सही सूचक होता है। इसलिए वही बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त नहीं है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा कार्ड रखना।
क्या आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हैं। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चों, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार, समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। देखिए, इसी संदर्भ में मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा RTE, राइट टू एजुकेशन। भारत सरकार ने RTE एक्ट पास किया है जिसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्षों तक के बच्चों को उपलब्ध कराना यह सरकार की जिम्मेदारी है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया है क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे जीवन को बनाने में। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में उपलब्ध होना विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और सचमुच का विकास, वास्तविक विकास तभी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि विकास की समझ को विकसित करने के लिए, विकास को वास्तव में जानने के लिए न केवल प्रति व्यक्ति आय ही पर्याप्त है बल्कि साथ साथ उस राज्य, उस देश की साक्षरता दर भी उपयुक्त हो, साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं बच्चों से लेके सभी नागरिकों के लिए बेहतर उपलब्ध हों। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं हमारे जीवन के निर्माण के लिए, खुशहाल और बेहतर ज़िंदगी के लिए। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक विकास का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि अमुक राष्ट्र, अमुक राज्य, अमुक प्रदेश प्रति व्यक्ति आय इतना अधिक प्राप्त कर लिया है या उस राज्य की, उस देश की, उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अन्य की तुलना में ज़्यादा है, नहीं, बल्कि अन्य मापदंड शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों को मिला करके तब मापा जा सकता है कि विकास की स्थिति क्या है। जैसा कि आपने देखा कि केरल के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है, हरियाणा के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अधिक होते हुए भी वह केरल से विकसित नहीं है। क्योंकि शिशु मृत्यु दर वहाँ ज़्यादा है, लगभग 1000 में 36 बच्चे मर जाते हैं और साथ साथ जो इनरोलमेंट है वो हरियाणा का 8वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले, केवल 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले 61% विद्यार्थी ही हैं। 8वीं के बाद 9वीं में 61% बच्चे ही आगे पढ़ने जाते हैं, जबकि केरल में 83% बच्चे जाते हैं। साक्षरता दर हरियाणा की 82 है, जबकि केरल की 94 है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर हरियाणा की 33 है और केरल की 10 है। तो इस तरह से अगर तीनों आंकड़ों को देखा जाए, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और 8वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो इन आंकड़ों को देखने के बाद आप स्वतः निष्कर्ष निकाल लेंगे कि केरल हरियाणा से ज़्यादा विकसित है। क्योंकि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन वहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं, लोगों के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटक शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदेश की साक्षरता दर हरियाणा की तुलना में बेहतर है। इसलिए इन तीनों मापदंडों को यदि आधार बना के देखा जाए तो केरल, बिहार और हरियाणा दोनों की तुलना में ज़्यादा विकसित राष्ट्र कहा जाएगा। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आज भी देखिए, केरल से तमाम शिक्षक आकर के आपके उत्तर भारत में कॉन्वेंट स्कूल में, बहुत सारे निजी विद्यालयों में
अध्यापन का कार्य करते हैं, वहाँ के लोग शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करके बहुत तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में जाते हैं। इसलिए केरल की साक्षरता दर भी अच्छी है और वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। आपने देखा होगा कि अधिकांश स्टाफ नर्स जो होती हैं, नर्स की काम करने वाली अस्पतालों में ज़्यादातर केरल से होती हैं। तो इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सारी सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं केरल में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हैं। तो इसलिए तीनों को मिलाकर के केरल एक बेहतर राज्य है विकास में। इस प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से सरकार अनाजों का वितरण अपने प्रदेश की जनता को कराती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यदि बेहतर है तो खाद्यान्न लोगों को समय से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा और लोग कुपोषण के, खास करके बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, वृद्ध कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, तो स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होगा। इसलिए उन राज्यों में जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छे तरीके की होती है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और कुपोषण के शिकार लोग नहीं होते हैं। आओ इन पर विचार करें। तालिका 1.3 और 1.4 के आंकड़ों को देखिए। क्या हरियाणा केरल से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में? दूसरा, ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुओं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। जैसे व्यक्तिगत रूप से अगर एक व्यक्ति को सरकार शिक्षा की व्यवस्था करे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा और एक बड़े सरकारी संस्थान के माध्यम से यदि लोगों को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी तो इससे सस्ता पड़ेगा और लोगों को बेहतर शिक्षा भी मिलेगी। फिर तीसरा पॉइंट है, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर निर्भर करती हैं? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? इन पर विचार करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसको अपने असाइनमेंट में लिखिए। और चौथा है कि तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात 100 में 90 लोग तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्र के, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन मिलता है, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% लोग ही सरकारी दुकानों से राशन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह से निश्चित रूप से इसमें पूछा गया है कि कहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और क्यों। तो स्वाभाविक है कि तमिलनाडु के लोगों का बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वो कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। इस तरह से बच्चों, आज आपने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को मिलाकर के ही हम सही रूप में विकास को प्राप्त कर सकते हैं और ये तीनों मापदंड ही विकास के वास्तविक मापदंड हैं, न कि केवल प्रति व्यक्ति आय।